Yes, students, again Dr. Mukesh Sharma for your chemistry classes. And students, this topic is same in class 11th, chapter 1, some basic concepts of chemistry, and same in class 12th, chapter 1, solutions. So today we are taking this topic, solution, how to find out concentration, what is molality, and what are the ways to find out the concentrations. So students, first of all, you see solute plus solvent and this will make a solution. Now what is solute, what is solvent, and what is solution? We are to discuss these things. What is solute? Suppose we are mixing two materials, two substances, and one is in less proportion or less amount, that is called solute. Which one is in more proportion? That is solvent. And whenever the solute and solvent will mix together, they will form solution. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि सोल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है. सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं और रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा? दैट इज़ सॉल्यूशन. इसमें जो मेन पॉइंट हमारे समझने का है वो ये कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है, सेम फिजिकल स्टेट. सपोज़ हम शुगर मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो जब शुगर और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा? शरबत. और वो जो हमारा सॉल्यूशन बना है और जो हमारा सॉल्वेंट बना है, इन दोनों की फिजिकल स्टेट मीन्स आइदर बोथ विल बी सॉलिड और बोथ विल बी लिक्विड और बोथ विल बी गैस. आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस. सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी, ये हमें ध्यान रखना है. इसके रिगार्डिंग क्लास 12 एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है कि 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर. सो वेदर 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल will be solute or a solvent. So here we are to remember one more thing, that water is a universal solvent. We are to remember this, that water is a universal solvent. वाटर भले ही कम क्वांटिटी में हो, वाटर भले ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन ये हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा. स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स करते वक्त इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. अब आगे बढ़ते हैं. एक फार्मूला होता है कि स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन m, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, W वेट इन ग्राम्स एंड m इज मोलर मास. इस फार्मूले का हमें ध्यान रखना है. न्यूमेरिकल्स में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. n इज इक्वल टू W अपॉन m. अगर एटम का केस है तो m में m की जगह हम एटॉमिक मास लेंगे. अगर मॉलिक्यूल का केस है तो हम m की जगह मोलर मास लेंगे. W हमेशा वेट इन ग्राम्स, उस सब्सटेंस का वेट रहेगा जिसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि n किसके लिए होगा? n उसी के लिए होगा जिस सब्सटेंस का हम W ले रहे हैं, जिस सब्सटेंस का हम m ले रहे हैं, सेम सब्सटेंस का n निकलेगा. सपोज़ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग निकालने हैं, तो जिस सब्सटेंस, ये फार्मूला हम जिस सब्सटेंस के लिए यूज़ करेंगे तो तीनों चीज़ें हम उसी सब्सटेंस की रखेंगे, ना कि दूसरे सब्सटेंस की. उन्हें इंटरमिक्स नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है. अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए
क्या क्या फार्मूले होते हैं? नंबर 1, परसेंटेज बाय मास, दैट इज W/W। इसके लिए फार्मूला होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट और मास एक ही बात है केमिस्ट्री के अंदर। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम वेट बाई वेट कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो हम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। नंबर 2, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी कि V अपॉन V, दोनों जगह हम वॉल्यूम ही लेंगे। इसका क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। थर्ड फार्मूला है परसेंटेज बाई वेट में W/V। इसका मतलब हम सोल्यूट का वेट लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सभी फार्मूलाज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इन ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट्स, जब भी ये टॉपिक आ जाए, कहीं लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब आप क्लियर कंफर्म कर लीजिए कि इसका मतलब 10⁻⁶ होता है। इट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। इसके बाद हमारा आता है मोलैरिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल M। और स्टूडेंट्स, इसके लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग फार्मूलाज दिए गिवन हैं, कुछ सिंबल्स के रूप में दिए हुए हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कीजिए और ये कभी गलत नहीं होगा। स्पेशली ये टॉपिक सेम है क्लास 11th और क्लास 12th में, तो खास तौर से इसको ध्यान रखेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को करते वक्त, जिससे वो कभी गलत नहीं होगा। मोलैरिटी, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर दैट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें मिलीलीटर में गिवन है तो हम उसको लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में मोलैरिटी क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? N=W/M फार्मूला यूज़ करते वक्त, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अलग निकालेंगे, उसको लीटर में चेंज करेंगे। अगर वो पहले से लीटर में है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर वो लीटर में नहीं है तो हम उसको लीटर में चेंज करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे और मोलैरिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फार्मूले का मतलब क्या होता है? फार्मूले का मतलब ये होता है कि जो भी फार्मूले में वैल्यूज़ अननोन या नोन गिवन है, उनमें से हमें सभी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, केवल एक की पता नहीं होनी चाहिए जो हमें निकालनी है। तो हम उस फार्मूले का यूज़ करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूट के, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में पता होना चाहिए। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मालूम है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, या अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है तो हमें मोलैरिटी पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता होने चाहिए। दूसरे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते वक्त कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अलग चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एक अलग चीज़ है, दोनों को इंटरमिक्स नहीं करेंगे।
जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सोल्यूट को पहचानेंगे, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और तब फार्मूले में यूज़ करेंगे। इसकी यूनिट स्टूडेंट्स मोल पर लीटर। नेक्स्ट है मोलैलिटी। इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स स्मॉल m और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, इट मीन्स किलोग्राम। और इसकी यूनिट स्टूडेंट्स होगी मोल पर किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को फार्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M है, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m है। दोनों का सिंबल m है, लेकिन कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना है, ये हमें ध्यान से समझना है। अगर हम कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल M, इट मीन्स वो मोलैरिटी का सिंबल है और वो मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है। अगर हम स्मॉल m यूज़ कर रहे हैं देन वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। दोनों की यूनिट अलग अलग है। मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर है, मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी है। दोनों का फार्मूला अलग अलग है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जिनमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम फार्मूले को ध्यान से में रखेंगे और जैसा मैंने बताया कि हम केवल मोलैरिटी और मोलैलिटी को केवल इसी फार्मूले से निकालेंगे, जिससे हमारी गलती होने की संभावनाएं मिनिमम हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। जितने भी न्यूमेरिकल्स के चैप्टर हैं, 4 न्यूमेरिकल्स जनरली 11th और 12th से सेट होते हैं, जिनमें से हर न्यूमेरिकल 3 नंबर का होता है। तो उसी हिसाब से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है कि जिसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीज़ें सेम हो। अब थोड़ा सा माइंड पे जोर दीजिए और समझिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों फार्मूले में यूज़ हो रहे हैं, मोलैरिटी में भी और मोलैलिटी में भी। केवल अंतर क्या है? अंतर है कि मोलैरिटी के फार्मूले में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूज़ हो रहा है, जबकि मोलैलिटी के फार्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूज़ हो रहा है। और स्टूडेंट्स हमें याद है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचेंगे कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दोनों इक्वल हो जाएं तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये किस कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर वाइवा, स्पेशली इन केमिस्ट्री। अब देखिए कि अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है, मीन्स जैसे ppm में है, पार्ट्स पर मिलियन में है सोल्यूट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट का मास है वही लगभग हमारा सॉल्यूशन का मास होगा अगर सोल्यूट पार्ट्स पर मिलियन में डिसॉल्व है तो। इसके रिगार्डिंग क्लास 11th में एक क्वेश्चन है कि ड्रिंकिंग वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। उस न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर सोल्यूट हमारा बहुत मिनिमम अमाउंट में है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास सेम होगा। दूसरे, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तब क्या कंडीशन बनेगी कि
उसकी डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मास और वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें एक फार्मूला और याद है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम कहें कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है तो इट मीन्स मास और वॉल्यूम दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर हमारा सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है, दूसरे अगर हमारा सोलवेंट वाटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो सकती है। स्टूडेंट्स इसको खास तौर से समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको समझेंगे। सपोज हमारे 3 कंपोनेंट हैं कि A प्लस बी प्लस सी, हमने 3 कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया है और हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ये हमारा क्या होगा कि वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ A। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ये हमारा क्या होगा, वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, और ख़ास तौर से हमें एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, हमें उसी का वेट लेना है, उसी का मोलर मास लेना है। हमें ये तीनों पॉइंट एक ही सब्सटेंस से रिलेटेड होने चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की बात करें तो ये हमारा होगा वेट ऑफ सी, कंपोनेंट सी, एंड मोलर मास ऑफ कंपोनेंट सी। मोल फ्रैक्शन को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसको हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं x। इसके नीचे अगर हम a लगा दें तो ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a। स्टूडेंट्स ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो इसमें एक जनरल सी बात याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन जब भी हमें निकालना हो तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर रखेंगे यानी कि न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको प्लस करते हुए डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज न्यूमरेटर साइड, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन में इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है हम उसको न्यूमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इट मीन्स एक्स बी, सेम सीक्वेंस यूज़ करते हुए कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इट मीन्स एक्स सी, इसको हम लिखेंगे एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और स्टूडेंट्स अगर हम तीनों कंपोनेंट जो भी हमारे सपोज 3 कंपोनेंट है तो 3, और सपोज हमारे 2 कंपोनेंट हैं तो 2, अगर हम उनका मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दें रिएक्टेंट साइड के, तो वो हमारा हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अगर हम ये कर दें तो हमारा तीनों को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। इट मीन्स
Na प्लस Nb प्लस Nc, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो तीनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइडेड इट विल बी बिकम 1। सो सॉल्यूशन में जो भी हमारे मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होगा वो हमेशा 1 रहेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फार्मूला भी बन जाता है और इसको हमें न्यूमेरिकल करते हुए हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।